आपके सरपंचों ने क्यों लोगों के साथ इस्तेहसाल किया? PMAY में धांधलियां क्यों हुई हैं? PMAY में यही सुना गया है, लोग कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर धांधलियां हुई हैं, जिनको देना चाहिए था, जो मुस्तहिक थे उनको नहीं मिले। जो क्या कुछ किया आपने लोगों के लिए पिछले 4 सालों में? लोग कहीं पे भी खुश नहीं है। आपको क्या लगता है पहले का लंगेट और आज के लंगेट में क्या फर्क है? कितनी डेवलपमेंट हुई है लंगेट में? बगस को किसने एक्सप्लोर किया, सजाद गनी लोन ने या इंजीनियर रशीद ने? इंजीनियर रशीद। तो लेकिन सजाद गनी लोन का कहना है कि उन्होंने बंगस को एक्सप्लोर किया, सड़कें पहुंचाई, बाकी चीज के। अगर आज ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपने क्या किया अपने एरिया में? एक सड़क हमने, अब जिस तरीके से आप बोलते हैं, बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, स्पीच देते हैं या मीडिया में बात करते हैं, क्या इसी तरीके से आप काम भी करते हैं लोगों के लिए? अगर हम लोगों से पूछेंगे, लोग बोलेंगे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और शौकत साहब कुछ करते भी नहीं है। मैं यही आपकी जुबान से सुनना चाहता था, खुर्शीद साहब इतने शरीफ क्यों हैं? खुर्शीद साहब लोगों के लिए कुछ कर भी रहे हैं या खाली सिस्टम में आके बैठे हुए हैं बस? जोश अभी भी बरकरार है या अब वो जोश जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है? बराबर जोश बरकरार है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ अपने मेज़बान नज़ीर अहमद ज़िया के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स BDC चेयरमैन लंगेट शौकत पंडित साहब, जो कि बहुत ही एक्टिव रहे हैं अपने टर्म के दौरान। और ये भी आपको बता दें, AIP के एक चहेते लीडर हैं और AIP के एक बहुत ही एक्टिव लीडर हैं। आज इनसे सवाल होंगे, आज इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने पिछले 4 सालों में अपनी आवाम के लिए क्या किया। जब ये आए थे तो बड़े ही प्यार से लोगों ने इन्हें लाया था। अब चूंकि इनका टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी ये अपनी पार्टी में एक मुकाम रखते हैं। शौकत साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका। आप जिया नजीर साहब, आप यहाँ पर आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सर, आप चूंकि एक मुकाम रखते हैं अपनी पार्टी में, AIP में, और आप अपनी पार्टी के एक पसंदीदा लीडर हैं, आप एज ए BDC रहे, पिछले 4 सालों में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी लोगों के लिए और लोगों ने ही आपको लाया भी था। तो क्या कुछ किया आपने लोगों के लिए पिछले 4 सालों में? हाँ नजीर साहब, आपका कहना सही है। आप देख लीजिए, मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से मुंसलिक हूँ। मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ। इंजीनियर रशीद साहब जिस पार्टी के सरबराह है, हम उसी पार्टी से हैं। BDC चेयरमैन बनने से पहले मैं सोशल वर्क ज़्यादा करता था, और उससे पहले भी मैं लोगों के लिए पेश रहता था। जो भी काम था, जो भी मसला था, जो भी कोई इशू होता था, तो मैं उस पर काम करता था। और जब भी मैं ब्लॉक काउंसिल चेयरमैन बना, पहले मैं सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद मुझे जो भी अपने जो PRIs थे, उन्होंने मुझे ब्लॉक काउंसिल का चेयरमैन बनाया। तो मैंने जो भी मेरे हद अख्तियार में थे, जो भी लोगों के मसाइल थे, मैंने कोशिश की उनको हल करने की, और लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करने की मैंने कोशिश की। मैं बहुत हद तक कामयाब भी हुआ हूँ, लेकिन सारे काम नहीं हो पाते हैं इस टेनओवर में, क्योंकि ये पंचायती राज एक्ट जो है यहाँ पर नया था हमारे कश्मीर में। आप देख लीजिए, जो ही पंचायतें बनी, उसके बाद ब्लॉक काउंसिल बना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे लिए एक नया ही था और ब्लॉक काउंसिल हमारे लिए एक नया ही यहाँ पर था सिस्टम में। जब हम आए तो उस वक्त यहाँ पर बड़ा टफ उस वक्त ये एक सिचुएशन बनी थी। एक जो वहाँ पर आप देख लीजिए 35 से 370 का भी मसला चल रहा था, और हमारा जो उसके बाद कोविड का भी उसी में हुआ यहाँ पर इशू। तो उसमें हमें काम करना बहुत ही टफ था हमारे लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों के जो भी लोगों को हमसे वाबस्ता थे, हमारे साथ जो भी उम्मीदें उनको थी, हमने कोशिश की उन पर उतरने की। लेकिन रातों रात मैं यही कहूँगा, सब कुछ ठीक नहीं होता है। लोग खुश नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं, लोग कहीं पे भी खुश नहीं हैं। ये वजह क्या है इसके पीछे? हाँ नजीर साहब, आपका कहना सही है, लोग खुश नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि ये हमेशा रहता है, जितना आप करोगे उतना आपको सुनना पड़ेगा, जितना आप करोगे उतना सुनना पड़ेगा। आप किसी भी पंचायत में जाओ, काम बहुत हुआ है, हद से ज्यादा काम हुआ है। आप बिजली का निज़ाम देख लो, पहले कैसा था, अब कैसा है। किसी गांव में 2 या 3 ट्रांसफार्मर थे, आज 10 है, 15 है। किसी गांव में अगर 2 कोचे ठीक हुए थे, आज सारे कोचे ठीक हो चुके हैं, 5, 6 या 2-3 रह गए होंगे। किसी गांव में अगर स्कूल का निज़ाम ठीक नहीं था, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, आज आप देख लीजिए। लेकिन लोग जितना आप करोगे उतनी बातें हमें सुननी पड़ती है। अगर कुछ करोगे ही नहीं, जब पंचायती राज नहीं था तो लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि सरकार हमारी दहलीज तक पहुंची है। आप देख लीजिए, बैक टू विलेज भी हुआ, ब्लॉक दिवस भी होते हैं, लोगों के दरवाजे तक सरकार पहुंच जाती है। आप देख लीजिए, पंचायतें हर एक गांव में, आप अपने गांव की बात लीजिए, अपने हल्के की बात लीजिए, पंचायतें एक मिनी सेक्रेटरीट की हैसियत से काम कर रहे हैं। हर एक मुलाजिम जो भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको पंचायत के साथ जुड़े रहना पड़ता है और पंचायत में पहुंचना पड़ता है। लिहाजा आज लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तहसील में जाने की नहीं जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन लोग कहेंगे फिर भी
मैं यही कहूंगा। मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ नजीर साहब, आप खुद भी देखते हो, मैं जब आप और मेरी मुलाकात पहली हुई तो उस वक्त आप सोशल वर्क करते थे, आप लोगों के लिए अवेलेबल। फिर आपने कहा मैं कैसे लोगों के ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकूं, तो फिर आप मीडिया में आ चुके हो। मैं आपको देख रहा हूँ दिन रात आप काम करते हो, उसके बावजूद भी उंगलियां उठती है। हाल ही में कई मीडिया वालों को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम करते हो। आप मीडिया जो होता है वो आईना होता है, जब कोई सवेरे से घर से निकलता है वो अपने चेहरे को देखता है कहीं दाग दबा मत है। इसी तरह मीडिया ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए। हमने बहुत कोशिश की है लोगों के काम करने की। आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें देख लो, मरकजी माउनत की लोगों तक पहुंचाना पंचायती मेंबर्स का काम था। जितने भी PRI से आज आप देख लो कि पंचायतें नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। कहीं पर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं पंचायतों में, बहुत मुश्किल होता है। जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरी, BDO साहिबान या बाकी लोग हैं, मुलाजमीन, उनको बहुत मुश्किल होता है लोगों को जमा करना, लोगों तक बात पहुंचाना। तो लिहाजा बहुत कोशिश की है। सर 2 बार आपकी पार्टी का कैंडिडेट MLA रहा है लंगेट में। इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें, 2 बार उन्होंने एज ए MLA काम किया है यहाँ पे। लोगों ने चुना, पहली बार जब वो आए तो लोगों ने उन्हें वोट दिए, उन्हें इसमें लाया, सिस्टम में लाया, दोबारा दूसरी बार भी लाया, उन पे भरोसा किया। तो आपको क्या लगता है पहले का लंगेट और आज के लंगेट में क्या फर्क है, कितनी डेवलपमेंट हुई है लंगेट में? आप देख लीजिए, सिस्टम में चेंज आई। जब इंजीनियर रशीद साहब MLA बने उस वक्त लंगेट में कुछ भी नहीं था, न कोई ट्रेजरी थी, न कोई JK बैंक एक था मेरे ख्याल से लंगेट का। बाकी उसने 3 JK बैंक, फायर स्टेशन, ट्रेजरी, बोर्ड ऑफिस या बाकी जितने भी, कोई रेस्ट हाउस बना, कोई गेस्ट हाउस बना, या अपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ता था। इससे पहले लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का कहीं नाम ही नहीं होता था। लिहाजा जो कुछ भी हुआ, उसने 5 साल पहले जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव करवाए थे, चाहे वो सेंटर में थे चाहे स्टेट में थे, उस बीच में हालात ठीक नहीं रहे हैं। 3 साल 4 साल लगे और फंडिंग भी हुई है, प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोजेक्ट आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लाए जा रहे हैं, उन पर काम हो रहा है और वो मुकम्मल भी हुए हैं, चाहे मैग्नेमाइजेशन हो चाहे और कोई प्रोजेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं हमने किया है। बिल्कुल यही आपसे मैं कहता हूँ। आज से 4 साल 5 साल पहले जब इंजीनियर रशीद साहब 6 साल पहले एक हमारे लिए एक ग्रिड स्टेशन अप्रूव हुआ है, तो मैं भी उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के साथ गाड़ी में था। रशीद साहब ने बोला जरा शौकत साहब ये बोलो कहाँ, मैंने बोला मेरे गाँव। और वही पूरा के लिए ग्रिड स्टेशन जो नॉर्थ के लिए बनाना है, जिससे हमारी जो बिजली का निजाम है बेहतरी आएगी। नो रिसीविंग स्टेशन से बेहतरी आएगी, नो ट्रांसफार्मर लगाने से, नो पोल लगाने से। जब तक नॉर्थ के लिए अलग एक ग्रिड स्टेशन बनेगा, जिस तरह अमरगढ़ में है या दिलना में है। और उसी तरह पर हमसे जब लैंड मांगी गई तो मैंने कहा वही पूरा में होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे एरिया में होना चाहिए। गाजियाबाद वाला बोलता है गाजियाबाद, शौकत बोलता है, या माहौर वाला बोलता है राजवार वाला बोलता है राजवार में। तो मैंने जब कहा तो वो अप्रूव होकर आया है सेंटर से। अब उसके लिए हमने लैंड दी है वटावेन, जहां पर फ्लोर मिल है, बिल्कुल कैंप के पास ही 40 कनाल्स उनको चाहिए, वो हमने दिए हैं उनको। लेकिन वो इंजीनियर रशीद साहब के जमाने में उसके टाइम पर वो उसी वक्त अप्रूव हुआ और उसी वक्त इंजीनियर साहब ने कहा कि शौकत बोलो कहाँ लगाएंगे। मैंने बोला वही पोरा में, क्योंकि मैंने अपने गाँव के लिए बोला था। जब लैंड ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर हमें स्टेट लैंड ज्यादा नहीं मिली, तो इसलिए हमने उसको वटावेन में वो करवाया। अब इसी तरह इंजीनियर रशीद साहब के टाइम पर जो उस वक्त आप देखिए, आज कोई कहता है कि नहीं सब कुछ इन्हीं 5 सालों में हुआ है। जो सड़कें, जो पुल, जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो हॉस्पिटल, ये कब बने हैं? ये 5 साल 10 साल 20 साल पहले तो हर किसी ने अपने दौर में कोशिश की है कि लोगों के काम करें। बंगस को किसने एक्सप्लोर किया, सजाद गनी लोन ने या इंजीनियर रशीद ने? इंजीनियर रशीद ने। तो लेकिन सजाद गनी लोन का कहना है कि उन्होंने बंगस को एक्सप्लोर किया, सड़कें पहुंचाई, बाकी चीज के। अगर आज बंगस में मेले लग रहे हैं, अगर आज बंगस को सजाया जा रहा है, गवर्नर इंतजामिया वहां जा रही है, गवर्नर साहब खुद गए, DC साहब वहां पे गए, तो ये किसने किया है? इसके पीछे किसका हाथ है, सजाद गनी लोन साहब का या इंजीनियर रशीद साहब? देख लीजिए जिया साहब, आप भी जानते हो ये बंगस जो है इंजीनियर रशीद साहब ने करवाया। आपने देखा जब हम TMG वहां पर जब हम लीपा जा रहे थे, वो किसने करवाया? वहां इंजीनियर रशीद साहब खुद उस टाइम गए। सजाद गनी लोन साहब की किताब में ही नहीं था TMG या वो लीपा वैली, वहां पर इंजीनियर रशीद साहब ने वो मेला करवाया। 7 दिन के लिए पहले आप देख लीजिए, जब इंजीनियर रशीद साहब MLA थे, 7 दिन के लिए वो किसने खुलवाया था वहां पर? TMG का रोल वो इंजीनियर रशीद साहब ने खुलवाया। और बंगस मेला किसने करवाया? उस दिन बोला कि बंगस लोग जाएंगे। उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब MLA थे, खुद वो जाते थे वहां, लोगों को साथ लेते थे और उस पर सेमिनार्स करते थे। ये इंजीनियर रशीद साहब ने इसकी शुरुआत की है। फिर आज से 5 साल पहले जो हुआ, आज अगर मैं जाऊंगा, लेकिन जिसने पहले काम किया आज मैं बोलूंगा मैंने किया है। 5 साल पहले जो हुआ था, यहाँ पर हमारा फुट ब्रिज एक बना है, जिस जमाने वो शारिक साहब ने बनाया, मैं कहाँ बोलूंगा मैंने। अब मेरे
हद इख्तियार में जो जो मुझसे हो सकेगा उसकी रिनोवेशन करना, वहाँ पर अप्रोच रोड बनाना, वहाँ पर मैगडम डाला, वो मैं करूँगा। लेकिन उस दिन जब फुट ब्रिज बना तो वो उसी ने बनाया जो उस टाइम था। लिहाजा इंजीनियर रशीद साहब ने बहुत काम किया, बंगस को भी एक्सप्लोर उसी ने किया। उसी ने उस वक्त वो जाता था, उसने उसके लिए प्रोटेस्ट्स भी किए हैं, जहाँ पर हक न मिले वहाँ हमें चलाना पड़ता है, तो उसने उस टाइम असेंबली में चलाया, लाल चौक में चलाया, दिल्ली जाकर उसने बात की, कहा नहीं हमें बंगस है यहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों के लिए। वो इंजीनियर रशीद साहब ने, क्योंकि वो वहीं उसी एरिया में उसी रूट पर रहता था। आप देख लीजिए, जब वहाँ रोड हमने लिया, उस रोड के लिए जब लोगों को कंपनसेशन चाहिए तो वो किसने करवाया? इंजीनियर रशीद साहब ने करवाया। लिहाजा ये अब हर कोई बोलता नहीं मैंने करवाया, मैं करता हूँ, ये लोगों को पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चलें, आपने क्या किया अपने एरिया में? एक सड़क हमने अभी अभी देख कर आए हैं, एक जो कोरू से, ये सड़क जो कोरू टू यूनसू सड़क है, हाजी शाट से होकर गुजरती है, इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे पड़े हैं, ये बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। क्या आपकी नजरों के सामने से ये सड़क नहीं गुजरी आज तक? नजीर साहब आपका कहना सही है। ये कोहरू से लेकर यूनसू तक ये 7 किलोमीटर है, करीब करीब 6.25 किलोमीटर। वहाँ पर PMGSY ने काम किया था 6 साल पहले। 5 साल उनको मेंटेन करना था ये रोड, उन्होंने 1 साल मेंटेन किया, उसके बाद वो लोग नहीं आए। उनके खिलाफ मैंने कोर्ट में भी मैं गया, मैं DC ऑफिस में भी चलाया, मैं हर जगह मैंने PMGSY के जो जितने भी एहलकार हैं उनको मैंने हर जगह लिया। हर एक दफ़ा मैंने उनसे कहा कि ये ठेकेदार उनको नहीं आ रहा है। अब ठेकेदार को उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उसके खिलाफ उन्होंने अब नया ठेकेदार लाया, नए ठेकेदार के लिए टेंडर किया है कि जो पैसा हमारे पास इस वक्त है इस पर खर्च कीजिए। ये हर किसी को पता। आप इस बारे में PMGS के जो आज के एक्शन है उससे भी कह सकते हो कि शौकत कितना आपको पकड़ता है, कितना मैंने उनको हर जगह मैंने उनकी जिस तरीके से आप बोलते हैं, बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, स्पीच देते हैं या मीडिया में बात करते हैं, क्या इसी तरीके से आप काम भी करते हैं लोगों के लिए? ये लोग बताएंगे। अगर हम लोगों से पूछेंगे, लोग तो जाहिर बात है लोग बोलेंगे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और शौकत साहब कुछ करते भी नहीं है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? आप खुद भी जा सकते हो, खुद भी देख सकते हो। मैं 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ। कहीं पर भी मैं ये नहीं देखता हूँ ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। हद इख्तियार में रहकर जो फंड्स है वो मैं खर्च करवाता था जो मेरे पंचायतों में थे, लेकिन उसके बाहर भी मैं जाता हूँ। अगर मावर में, गाजियाबाद में, कुपवारा, राजवार, रामहाल, जंगेर, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, कहीं पर किसी को भी कोई इशू होता है तो मैं उनके लिए अवेलेबल रहता था। और जो भी मेरे हद इख्तियार में। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर नजीर साहब, ये एक अहम बात है जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे ब्लॉक में जो लंगेट ब्लॉक था जहां पर मेरी पंचायतें थी, वहां पर मैंने किसी भी लेबर को रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं रखा है जी। मैंने कई कैंपस किए हैं जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे ALC है, एक्सटर्नल लेबर कमिश्नर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, उनके साथ बैठकर मैंने कई कैंप किए हैं अपने इलाके में। और कोई भी लेबर नहीं होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी या जिसका कार्ड नहीं बना होगा, जिसको लेबर जो भी उनके जो मुराद है। आपके सरपंचों ने क्यों लोगों के साथ इस्तेहसाल किया? PMAY में धांधलियां क्यों हुई हैं? PMAY में यही सुना गया है, लोग कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर धांधलियां हुई हैं। जिनको चाहिए था, जिनको देना चाहिए था, जो मुस्तहिक थे उनको नहीं मिले, जो मुस्तहिक नहीं थे, अप्रोच वाले थे, उनको मिले। ऐसा कुछ है कि खाली अफवाहें चल रही है? हाँ नजीर साहब आपका कहना सही है। मैंने पहले ही कहा एक सिस्टम होता है जी, जो PMAY में जिसका नाम दर्ज किया जाता है उसके लिए एक सर्वे होता है। उसमें एक टीम, बाज़ाब्ता टीम होती है, सरपंच और पंच, उसका यही काम होता है कि गाँव में उनकी निशानदेही करें। उसके बाद एक प्रॉपर वेरिफिकेशन, वो एक BDO ऑफिस से एक टीम निकलती है, उसमें एक हमारा GRS होता है, एक सेक्रेटरी पंचायत होता है, एक टेक्निकल असिस्टेंट होता है, एक हमारा उसके बाद जो और भी 2-4 लोग उसमें रहते हैं। तो लास्ट पर वो BDO साहब के टेबल पर भी पहुंच जाता है और मेरे पास भी पहुंच जाता है और एक लिस्ट बनता है। गांव में अगर 60 या 50 लोग डिजर्व होते हैं, 50 में से प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट पर कौन है, सेकंड, थर्ड, उसी हिसाब से सीरियल दिया जाता है। उसके बाद किसी के बस में ये नहीं होता है कि वो अपनी मंजूरी नजर लोगों को रखेंगे, मसला ही नहीं है। क्योंकि अगर GRS करेगा, सेक्रेटरी पंचायत नहीं मानेगा, सेक्रेटरी पंचायत करेगा, टेक्निकल असिस्टेंट नहीं मानेगा, टेक्निकल BDO नहीं मानेगा। कई जगहों पर ऐसे मसले मेरे नोट्स में भी आए हैं कि इस तरह हुआ है। ये मसला ही नहीं है, बस सिर्फ लिस्ट बनाना होता है पंचायत जो हमारे सरपंच साहिबान, और ये देखते हैं ये डिजर्व है, वो उसमें ज्यादा करते हैं, ये डिजर्व है। जो रह गए, जो लोग रह गए उनका क्या बनेगा? उनको भी मिलेगा। जो रह गए हैं उनको भी अपना मकान बनाने के पोर्टल बंद है, जो ही पोर्टल खुलेगा उनको भी उसके तहत करवाएगा कौन? क्योंकि आप तो अब साबिका हो चुके हैं, आपका टर्म खत्म हो चुका है, अब करवाएगा कौन? उनके लिए बाज़ाब्ता हमने एक
प्रोसीजर बना के रखा है वो कंप्लीट है जी उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, चाहे आधार था, अकाउंट था, राशन कार्ड था, वो सब कुछ रखा है। अगर किसी मकान में 3 भाई रहते हैं, तीनों गरीब है, बिलो पॉवर्टी से नीचे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन तीनों का नंबर लिखा है कि तीनों को मिलेगा। अगर किसी के 3 बेटे हैं, तीनों गरीब है, अपना मकान नहीं है, उनको तीनों को मिलेगा। बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुई है। GRS, सेक्रेटरी पंचायत, इतने काबिल लोग हमारे ब्लॉकों में काम करते हैं, मैं यही कहूंगा, इतने बेहतरीन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। आपके कितने DDC हैं इस वक्त, जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं? DDC की BDC DDC है हमारे कुफारा के हैं 14। मैं आप ये पूछ रहा था कि आपकी अच्छा, पार्टी मेरी के पार्टी- जी, आपकी पार्टी के DDC पार्टी के कुफारा जिले में एक है जी खुर्शीद साहब जी खुर्शीद साहब, बिल्कुल मैं यही आपकी जुबान से सुनना चाहता था। खुर्शीद साहब इतने शरीफ क्यों हैं? कहीं पे अगर खुर्शीद साहब ने काम किया, क्रेडिट लोग ले रहे हैं, लोग कहते हैं ये हमने किया है। खुर्शीद साहब लोगों के लिए कुछ कर भी रहे हैं या खाली सिस्टम में आके बैठे हुए हैं बस? नहीं, खुर्शीद साहब बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि खुर्शीद साहब, आपने सही कहा कि वो शरीफ है। वो 10 लोगों से मशवरा करके काम करता है। वो आपको भी बोलेगा, जैसा आप बोले, आप इसी गांव के रहने वाले हो, इस पंचायत हल्के के रहने वाले हो, आप भी मुझे गाइड कीजिए इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। खुर्शीद साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो हर किसी से मशवरा लेता है। वो अकेले में नहीं करता है कि नो, क्योंकि वो उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जो जिनका पॉलिटिकल, जिसका बाप MLA रह चुका है, जिसका बाप सियासत में रह चुका है, वो सियासत के लिए करता है, वो पॉलिटिक्स के लिए करता है। अगर काम करेंगे, मुझे पॉलिटिकल क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि मुझे सियासी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन खुर्शीद साहब ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। उसका बाप अपना बिजनेस करता था, फ्रूट बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस था उसका। खुर्शीद साहब भी अपना बिजनेस करता था। लिहाजा खुर्शीद साहब सोच समझ कर जो भी कदम उठाता है, वो लोगों से मशवरा लेकर कहता है कि ये काम कैसे करेंगे, इसका रास्ता आप ही हल बताइए। एक खासियत है उसमें, वो बोल रहा है कि अगर मैं उसके पास इशू लेकर जाता हूँ, खुर्शीद साहब बोलता है शौकत साहब इसका हल बोलिए, मैं बोलता हूँ, फिर वो 10 लोगों से बोलता है कि इस काम का हल क्या है, फिर मशवरा करके फिर ऑफिशियल्स के पास जाता है, कहता है कि मेरे गांव, मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये उसमें एक बहुत बड़ी खासियत है। लिहाजा मैं उसको सलूट करता हूँ खुर्शीद साहब को। अब काम करना है हमें, वो लास्ट में हम देखते हैं कि वोट कैसे लेंगे, लेकिन तब तक हमें नहीं रुकना है। आज मैं ब्लॉक काउंसिल चेयरमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी नहीं रुकता हूँ। मैं इस वक्त भी कुलतुरा की हमारी एक स्कीम है 7.5 करोड़ की JJM में, उसमें पाइपें वाइपें हमने बिछाई हैं, लेकिन अब वहां पर एक हमें टैंक एक बनानी थी, रिजर्वर एक, उसके लिए हॉर्टिकल्चर लैंड हमें अवेलेबल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर की लैंड है। DC मैम से भी हमने इशू उठाया। DC मैम ने, आप जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के, उनको लेटर लिखी है, हमें 2 कनाल वहाँ पर चाहिए, 2 कनाल लैंड हमें चाहिए उसके लिए। मैं आज भी उसी पर, मैं 2 दिन पहले वहाँ पर था, PHE के जो ऑफिशियल्स आए थे, उनके साथ हम लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पर बनाएंगे वो। इसी तरह मेरा 8.5 करोड़ का एक यहाँ पर चल रहा है JJM का, 3-4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, लोगों को पानी मिलेगा। लिहाजा कोशिश की है काम करने की। अब कहीं पर मैं ये नहीं कहूँगा मैं कामयाब हो चुका हूँ, सब कुछ मैंने किया है, 100% नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पैगंबर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई परफेक्ट आदमी दुनिया में नहीं आया है। खामियां मुझ में भी होंगी, कोताहियां मुझ में भी होंगी, लेकिन कोशिश की है कोताहियों और खामियों से निकल कर। सियासत की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अवामी इत्तेहाद पार्टी एक जोश के साथ उभर कर आई थी, एक जोश था, क्या वो जोश अभी भी बरकरार है या अब वो जोश जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है? बराबर जोश बरकरार है। आप देख लीजिए, वाहिद एक ही कायद है, एक ही पार्टी के जो लीडर हैं जो जेल में बंद है। बिल्कुल हम उसी जज्बे के साथ आगे आएंगे और वो जज्बा आपको मिलेगा कुछ ही दिनों में। पार्लियामेंट का ऐलान हो चुका है, पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देख लोगे लोग किसको चुनेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग इंतजार में बैठे हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोग चलाने से किस पार्टी के क्या है, ये लोग करते हैं, इनके पास, हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास गाड़ियां कम, हमारे पास वसाइल कम है, लेकिन हमारे पास लोग हैं, लोगों का जज्बा। पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट का नाम सामने आया है अभी तक या अभी तक नहीं आया? अभी डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि पार्लियामेंट के लिए कौन सा कैंडिडेट होगा आपकी पार्टी से? देख लीजिए, हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में फर्क है जी। बाकी पार्टियां देखते हैं कि किसको हम भेजेंगे जो हमारे इशारों पर चलेंगे, जो पार्टी के इशारों पर चलेंगे, और जो वहां की भी बात सुनेगा यहाँ की, लेकिन हम उसको भेजेंगे पार्लियामेंट में जो वहां पर जो भी रोलिंग पार्टी होगी उनकी आंखों में आंखें डालकर जो बात करेगा, जो कश्मीरी की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, और जो दर्द को समझेगा, जो कश्मीरी का दर्द है उस दर्द को समझेगा, जो हमारे अंधेरे को उजाले में तब्दील करेगा, जो कौम को अंधेरे से निकालेगा, उजाले की तरफ ले जाएगा। क्योंकि रशीद साहब को आप देख लीजिए, फ्री ट्यूशन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में या पूरी JNK में किसने पहले करवाया? इंजीनियर रशीद साहब ने। आप देख लीजिए, गरीब बच्चों का फीस
جو جنہوں نے ہائر ایجوکیشن پاس کیا، اب ان جو ہائر سیکنڈری سے پاس ہو کر 12th کا پاس کر کے ان کو ڈگری کالج میں ایڈمیشن کرنا تھا، ان کا فیس کس نے بھرا؟ جو بی پی ایل زمرے میں آتے تھے، انجینئر رشید صاحب نے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے اس وقت ہم نے بچوں کے فیس دیے ہیں، جو انوائرمنٹ ہال میں ہم نے ایک پروگرام کیا. لہٰذا ہم اس کو لائیں گے جو کشمیریوں کا درد سمجھتا ہوگا، جس کو واقعی جو لوگوں میں رہ چکا ہے. پچھلی بار تو دھوکہ دیا لوگوں نے. انجینئر رشید صاحب خود آئے تھے پارلیمنٹ ممبر کے لیے، لیکن بہت کمپین بھی چلائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لگ رہا تھا کہ انجینئر رشید صاحب جیت چکے ہیں، لیکن جب رزلٹس آئے تو انجینئر رشید صاحب پیچھے رہ گئے تھے. صحیح بات ہے، لوگوں نے محنت کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ آیا. لوگ اس ٹائم انجینئر رشید صاحب کے ساتھ چلے تھے، ایک یوتھ نے ایک لہر ایک بنائی تھی. برابر اسی جذبے کے ساتھ لوگ اس وقت بھی تیار ہیں. یہ ضروری نہیں ہے اب لوگوں کو کچھ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کا خوف ہے، ڈر ہے، اور وہ لوگ یہی میں بولتا ہوں آپ کو، وہی یہی سیاست کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو پریشان کریں گے، دبا کے رکھیں گے. رشید صاحب نے پہلا وہی آپ ایم ایل اے دیکھ لیجئے یا لیڈر دیکھ لیجئے جو وداؤٹ سیکورٹی چلتا تھا. وہ بولتا تھا میری سیکورٹی میرے لوگ ہے، میری حفاظت میرے لوگ کریں گے، پولیس کو پریشان کیوں کریں گے، اپنے پیچھے پیچھے لائیں گے، پولیس کا الگ کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے. اور رشید صاحب نے 1,25,000 ووٹ لیا ہے پارلیمنٹ میں، جیتنے والے سے زیادہ. اس وقت دیکھ لیجئے ان کے پاس باقی جو بھی اس کے مد مقابل میں تھے، ان کے پاس وسائل تھے، پیسہ تھا، باقی چیز تھے. رشید صاحب اکیلے چلتا تھا. اس کی ٹوٹی ہوئی ایک سینٹرو گاڑی تھی، اس میں وہ پہلے پٹن جاتا تھا، اس کے بعد کلارو جاتا، کلارو سے نکل کر بانڈی پورہ سے نکل کر اوڑی، ہر ایک ایریا میں وہ اکیلے جاتا تھا. اور مقصد یہی ہمارا تھا، ہم لوگوں کی کام کریں گے. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انجینئر رشید صاحب کا تھا سینٹیمنٹ کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یوتھ کا خیال اگر ہم نہیں کریں گے تو کون؟ مجھے اس نے پالیٹکس میں لایا. میں کہیں سیاست کی طرف نہیں آتا تھا، مین اسٹریم میں اس نے مجھے لایا ہے. وہ کہتا تھا کہ ہم کیوں بات کریں گے، ہم بات کریں گے ٹیبل